नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया। दो, संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को बहिर्वेशित और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में पिछड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार पिछड़ी जनजातियों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया, अतः कथन एक सही है। संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिए वर्ष 1931 की जनगणना में निहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था, अतः कथन दो सही है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से है जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। दो, भारत विश्व का पहला देश है जिसके पास अपनी स्वदेशी कार-टी और जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्सकार 19 हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल यानी कार-टी सेल थेरेपी नेक्सकार 19 को व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी है, अतः कथन एक सही है। भारत अब स्वदेशी कार-टी और जीन थेरेपी प्लेटफॉर्म वाले पहले विकासशील देशों में से एक है। हालांकि भारत इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का पहला देश नहीं है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CABM कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह यूरोपीय संघ के फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज का एक प्रमुख तत्व है और इसे वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। दो, यह विशेष रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, विद्युत एवं हाइड्रोजन के आयात पर केंद्रित होगा। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CABM कर यूरोपीय संघ के फिट फॉर 59 इन 2030 पैकेज का एक प्रमुख तत्व है। इसे वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 55% की कमी लाने के लिए डिजाइन किया गया है, अतः कथन एक सही है। इसमें विशेष रूप से सीमेंट, लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, विद्युत एवं हाइड्रोजन के आयात से होने वाले उत्सर्जन पर विशेष जोर दिया जाएगा, अतः कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। दो, इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी। तीन, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023। यह अधिनियम चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेता है। सीईसी और ईसी की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। अतः कथन एक सही नहीं है। इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी। अतः कथन दो सही है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति के नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। अतः कथन तीन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप आया। 2, यह अधिनियम 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। 3, यह अधिनियम स्वीकार करता है कि किसी भी प्रकार का यौन शोषण पीड़ित के लिंग की परवाह किए बिना लड़के और लड़कियों दोनों के साथ हो सकता है। ऊपर दिए गए कितने कथन सही नहीं हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी दो कथन सही हैं। पॉक्सो अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। अतः कथन एक सही है। गौरतलब है कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान करता है। अतः कथन दो सही नहीं है। यह अधिनियम स्वीकार करता है कि लड़के और लड़कियां दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और साथ ही पीड़ित के लिंग की परवाह किए बिना ऐसा दुर्व्यवहार एक अपराध है। अतः कथन तीन सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। 2, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। 3, मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। अतः कथन एक सही है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होता है। वहीं अनुच्छेद 164 की बात करें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। अतः कथन दो सही है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अतः कथन तीन सही नहीं है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। 2, यह एक निश्चित कार्यावधि के लिए स्थापित आयोग है तथा विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 3, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी तीन। भारत का विधि आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है जिसका गठन समय समय पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस आयोग का गठन मूलतः वर्ष 1955 में किया गया था और समय समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। अतः कथन एक सही है। यह एक निश्चित कार्यावधि के लिए स्थापित आयोग है तथा विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। अतः कथन दो सही है। दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश करने वाले लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में
चार्टर अधिनियम 1833 के तहत वर्ष 1834 में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। 2, राज्य के नीति निदेशक तत्व विधिक रूप से लागू करने योग्य हैं। 3, गोवा भारत में यूसीसी के क्रियान्वयन वाला एकमात्र राज्य है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। ये तत्व विधिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन राज्यों को इस संबंध में नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करती हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। गोवा के अतिरिक्त हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, कुल प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष की वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर के आधार पर एक महिला के जीवन काल में बच्चों की औसत संख्या है। 2, प्रति महिला लगभग 3 बच्चों की कुल प्रजनन दर को प्रतिस्थापन दर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। कुल प्रजनन दर 15 से 49 वर्ष की वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर के आधार पर एक महिला के जीवन काल में बच्चों की औसत संख्या है। अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार जब कुल प्रजनन दर प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों तक पहुंच जाती है, तो इसे प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण अवधि तक प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता को बनाए रखना यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पीढ़ी स्वयं को सटीक रूप से प्रतिस्थापित करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज 1990 में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट थी। 2, उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से प्राप्त एक मौलिक अधिकार है। 3, 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। अतः कथन 1 सही नहीं है। उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा अनुच्छेद 21 से मौलिक अधिकार है। अतः कथन 2 सही है। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस योजना का कार्यान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की कोई भी वयस्क महिला उज्ज्वला योजना के तहत जमामुक्त LPG गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकती है। 3, BPL परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा 2011 के माध्यम से की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।